हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। आज हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास साइंस का। देखो ये हम चैप्टर कर रहे हैं अम्ल क्षारक इक्वल लवण। इसको हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट होगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया से। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आपको पता ही। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल का प्रभाव क्षार नष्ट कर देता है, क्षार का प्रभाव अम्ल नष्ट कर देता है। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाए तो लवण और जल प्राप्त होता है, उसे कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको लिखेंगे भी क्योंकि मैं लिखाता हूं, लिख के याद होनी चाहिए। तो लिखते हुए मेरे साथ याद करेंगे। ठीक है, देखो हेडिंग उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो आपने सामान्य जानकारी दूं तुम्हें। जैसे हमारे पेट में एसिडिटी होती है, मतलब अम्ल बनता है, ठीक है ना, HCl होता है अपने पेट में। तो उसको उसका प्रभाव नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए इनो देखा होगा आपने, इनो पीते हैं कभी, है ना। वो क्षार होता है, वो क्या होता है, क्षार। तो अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए क्षार हम ले लेते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, अम्लता कम हो जाती है। ऐसे ही हमारे देखो दांतों में पानी लगने लगता है, उसका पीएच मान है 5.5 से कम होता है तो दांत झड़ते ही हैं, और उससे थोड़ा कम होता है तो पानी लगने लगता है, तो हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट क्या होता है, उसका क्षारीय प्रकृति होती है, क्षार उसका अम्ल का प्रभाव नष्ट कर देता है। ठीक है, यही उदासीनीकरण किया है, इसी के उदाहरण है। ठीक है, लिखना शुरू करो, मेरे साथ लिखो। देखो अम्ल जो मैंने बताया उसी को लिखूंगा। ठीक है, अम्ल और क्षारक, क्षारक की अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल, जल प्राप्त होता है, होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक बात समझिए। अब ये यहां तक कंप्लीट नहीं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री बिना एग्जाम्पल के, बिना रिएक्शन कराए पूरी बात होती नहीं है। तो हम अम्ल लेंगे HCl, सबसे सरल बेचारा सीधा सा हमारा अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्षार लेंगे NaOH, NaOH सबसे सरल है ये उदाहरण। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा NaCl, नमक बनेगा, NaCl नमक बनेगा, और H2O जल बनेगा। अब संतुलित की बात है, संतुलन देख ले रहे हैं, H2O सही वह संतुलित है ये देखो अम्ल है, ये क्या हमारा अम्ल HCl, ठीक है ना। और ये क्षारक है NaOH, क्षारक, कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये NaCl नमक, नमक जानते हो, ये लवण है, ये क्या है, लवण, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये जल है, ये क्या है, जल है। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अच्छा इसमें दो पॉइंट और याद कर लो लगे हाथों। पहला पॉइंट, अगर हम अगर हम धात्विक ऑक्साइड के अम्ल से अभिक्रिया कराएं, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो हमें लवण और जल ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। धात्विक ऑक्साइड मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया है। धात्विक ऑक्साइड यानी धातु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दें, उसे कहते हैं धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट याद रखेंगे। अब कोई हम क्या कहते हैं, अपना
धातु ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। धातु ऑक्साइड हमारा कॉपर ऑक्साइड CuO। धातु ऑक्साइड, जब मैंने धातु ऑक्साइड सिखाया था तब भी मैंने ये उदाहरण दिया था CuO। धातु है Cu, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की धातु ऑक्साइड हो गए। इसकी हमने अम्ल से अभिक्रिया कराई HCl से, HCl से, तो हमारा बना CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और बना हमारा जल H2O। क्या बना? H2O, ठीक है। संतुलित करने के प्रयास करो। ये H2 है, इधर Cl2 है, जो Cl2 है इधर H2 है ना। तो यहाँ H1 है तो यहाँ पे 2 से गुणा करो। संतुलित करना मैंने केवल 10-15 मिनट में सिखाया, उसको देखो बार बार, ठीक है, तो आप सीखोगे। तो देखो यहाँ पर H2 हो गई, Cl भी 2 हो गया, देखो इधर भी Cl, ठीक है ना, बन गया ना। देखो ये लवण है, कॉपर क्लोराइड क्या है? लवण है ये, और ये जल है, ये क्या है? जल है। और इसे आप जानते हैं ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल। अब तुम गौर करो, ये अब मेन पॉइंट तो अब आ रहा है। मेन पॉइंट, इसके लिए मैंने ये अभिक्रिया कराई है, वो क्या है? देखो अम्ल है, लवण है, जल है, तो बेचारा रह कौन गया? क्षार। देखो, अरे भाई क्षारक, क्षारक लिखना है, क्षारण नहीं लिखना है, क्षारक। देखो समझो, अम्ल लवण जल प्राप्त हो गया, तो ये जो तीसरा पद बचा है चौथा वाला, वो क्षार है। देखो अम्ल लवण जल, तो रह कौन गया? क्षार रह गया ना, तो क्षारक है। इसकी प्रकृति क्षारक होती है, क्षारीय प्रकृति, यानी हम कह सकते आता है धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं। ये मेन पॉइंट है। अभी अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ जाए, बता धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, धातु ऑक्साइड अतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक। हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट देखो, इसको मैं हटाऊंगा, ऊपर वाले को नहीं हटाऊंगा, नीचे वाले को, इसको स्क्रीनशॉट लो आप तुरंत, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आपको एक एक उदाहरण याद रखना है, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण याद रखोगे भूल जाओगे। सेकंड पॉइंट है, अधात्विक ऑक्साइड की अगर क्षारक से अभिक्रिया कराएं तो भी लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है। ये क्या पॉइंट है हमारा? अधात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड की क्षारक से अभिक्रिया, क्षारक से अभिक्रिया अभिक्रिया के दौरान के फलस्वरूप फलस्वरूप क्या बनता है? लवण व जल, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? देखो, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्षारक जो अधात्विक ऑक्साइड, उसको यानी अधात्विक ऑक्साइड समझते हो, अधात्विक ऑक्साइड अधातु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो, सीधा सा उदाहरण है इसका, CO2, ठीक है ना। CO2 यानी कार्बन क्या धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, CO2 गैस है, ठीक है ना। CO2 की हम क्षारक NaOH से अभिक्रिया कराएंगे, NaOH से अभिक्रिया कराएंगे, NaOH से, ठीक है। CO2 की NaOH से अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3। क्या प्राप्त होगा? Na2CO3, Na2CO3 और प्लस H2। संतुलित करने का प्रयास करो। यहाँ पे Na देखो 2 है, यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। अब देखो ऑक्सीजन 2, ये 4 और 3, 1 4 सही है। हाइड्रोजन 2 2 सही है, ठीक है, संतुलित है। अब समझो ध्यान से, ये तो हमारा क्षारक है, NaOH क्या है? क्षारक। अरे भाई क्या हो गया मेरे हाथ को?
क्षारण हर बार कहीं और तो नहीं लिख गया। हाँ सही है, चलो क्षारक है ये। ठीक है, और ये लवण है, सोडियम कार्बोनेट। धावन थोड़ा पढ़ते हो आप, Na2CO3। हाँ तो वही लवण है, ठीक है। और ये जल है, ये क्या है हमारा, जल है। अब समझो ध्यान से, हमारा क्षारक है, लवण है, जल है। देखो क्षारक है, लवण और जल, तो बचा कौन, अम्ल। उदासीनीकरण अभिक्रिया यही तो कहती है, बचा के अम्ल। इसका मतलब ये इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी। इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, अतः ये पॉइंट मेन है। अतः अधात्विक ऑक्साइड ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होती है। ठीक है ना, ये मेन पॉइंट याद रखना। अभी पूछा जाए ऑप्शन वाले प्रश्नों में, बताओ अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया, अम्लीय प्रकृति की होती है। अरे कहाँ ध्यान है यार अम्लीय प्रकृति की होती है। देखो यहां से समझो, अम्लीय प्रकृति को अम्लीय लिखेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाता है ज्यादातर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक हमारा अब एनसीईआरटी में, इसके बाद अपना उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद पीएच स्केल, यानी पीएच पैमाना। ठीक है, पीएच पैमाने को समझते हैं, हटाते हैं इसे। अब पूरा हटा दे रहा हूं मैं, है ना। चलो नेक्स्ट, पीएच स्केल। अगला टॉपिक अपना पीएच स्केल। अरे हिंदी में लिखूं पीएच पैमाना, चलो स्केल लिख दे रहा हूं, पैमाना लिख दूं। ठीक है, पीएच पैमाना, चलो समझो। देखो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, अगर हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो क्षार होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो अम्लीय होगा प्रकृति उसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे समझ सकते हैं आप, किसी भी विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान, ये वह संख्या बताते हैं, पीएच मान वह मान बताता है ना, वह प्रकृति बताता है विलयन का जिसमें क्या कहते हैं, अम्लीय या क्षारीय। यानी विलयन कैसा है, अम्लीय या क्षारीय। ठीक है, तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक, 14 तक अपने अंक डले होते हैं, है ना। उसमें 7 नंबर होता है, 7 नंबर अगर किसी का पीएच मान 7 है, उदासीन होता है। और 7 से नीचे की ओर बढ़ते हैं जब 6, 5, 4, 3, तो हमारी अम्लीयता बढ़ती है, यानी ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम है वो विलयन अपना अम्लीय प्रकृति का है, और जो 7 से अधिक है वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है ना, तो इस तरह से, और 7 पे अपना उदासीन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो देखो इस तरह से होता है। मैं पीएच पैमाना बना के दिखाऊंगा आपको। समझो, ये मान लिए ये वाला पॉइंट है वो 0 का है, ये लास्ट वाला पॉइंट है वो 14 लिखा है। ये भी आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंकित होते हैं, है ना। जिसमें 7 होता है अपना, 7 वो उदासीन होता है, 7 बीच में वो क्या है, उदासीन। और 7 से कम है इधर, इधर 7 से कम 1, 2, 1, 2, 3, 3.5, 5.5, है ना। ये सभी क्या होंगे अपने, ये इसमें अम्लीयता बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है ना, और 7 से अधिक हुआ, 7 से अधिक 8, 9, 10, 12, 14, उसमें क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, क्षारीयता। और ये वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, उदासीन। उदासीन क्या होता है, आसुत जल। हे प्रभु, उदासीन। ठीक है, यानी अशुद्ध जल, शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। हाँ,
तो ये बात आपको जाननी है। और देखो और अच्छा बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हो, एक तरफ वाला इसको थोड़ा शेड भी कर सकते हो और अच्छा बनने लगेगा। ठीक है। इस तरह से पीएच स्केल आप बना सकते हैं। ठीक है ना। परिभाषा भी लिख लो, परिभाषा लिखो। हाँ, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन को क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे H प्लस। H प्लस हाइड्रोजन धन आयन होता है, ठीक है ना, ये H प्लस। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता ज्ञात, ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित, विकसित यानी बनाया गया, विकसित किया गया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है ना, पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक, आगे बात समझ। अब इसके मेन पॉइंट समझते हैं। इसमें 0 से 14 तक संख्या अंकित होती है, जिस विलन का मान पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो इस पॉइंट को लिख लो, किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, उदासीन होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, इसके बाद तथा जिस विलयन का मान पीएच मान 7 से कम है, नई लाइन से लिखो, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तथा 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। इतनी बात है आपको याद रखनी है। ठीक है, मोटी मोटी बात है ये। ठीक है ना, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ इतना, वैसे काफी लिखा है उसमें। इसका क्या कहते हैं, विकास सोरेनसन ने किया था, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें होती है। तो ये एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट करके याद किया करो। किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होता है, सबको पता है, जैसे आसुत जल है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जैसे अपना नींबू हुआ, संतरा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्या कहते हैं अपनी वर्षा, कौन सी वर्षा कहते हैं उसे? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा है ना। हाँ, जठर रस है। ठीक है ना। हाँ, एस सी एल अपना जो भी अम्ल है वो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। और 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? विलयन क्षारीय होता है। जैसे भोजन करने के बाद लार, रक्त, अपना ब्लड, उसको क्षारीय प्रकृति है उसकी, है ना। और क्या कहते हैं अपना पेस्ट, टूथपेस्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहते हैं उससे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वो भी अपना क्या कहते हैं, क्षारीय है। ठीक है ना। इतनी बातें आपको लिखनी है। कुछ में आपकी एनसीईआरटी में जो दिए, जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं प्राकृतिक पदार्थ दिए हैं, उनकी क्या कहते हैं मैं पीएच मान बताऊंगा। ठीक है, उसकी टेबल थोड़ी सी बना दे रहा हूं, इसको उठा दे रहे हैं, है ना। चलो देखो, जैसे इसमें एनसीईआरटी में अपनी में सबसे पहला दिया है क्या कहते हैं, नींबू का रस या फिर HCl। चलो नींबू का रस भी दिया है,
इधर देखो, सबसे दिया है मैं एस सांद्र HCl, सांद्र HCl, इसका इसने पीएच मान, ये पीएच मान है, ठीक है, इधर पदार्थ है, ठीक है। तो इसका इसमें 0 से 1 के बीच में दिया है, 0 से 1 के बीच में इसका HCl, सांद्र HCl का पीएच मान, ये सबसे कठोर है समझो, इससे फिर ज्यादा ही है, इससे ज्यादा है। और देखो जठर रस लिखा है, दूसरा नंबर पे लिखा है अपना जठर रस, जठर रस, ठीक है ना। जठर रस का इसने लिख के दिया है, क्या कहते हैं, 1.2, लगभग 1.2। देखो ये है अपनी, ये पीएच स्केल दिखाऊंगा आपको, एनसीईआरटी, ये अपनी एनसीईआरटी है, तो जो पीएच स्केल बना है, इसके नीचे इस लिख के दिए, ये आपको जरूर याद करनी है, और भी मैं एक्स्ट्रा भी लिखा दूंगा 2-4, लेकिन ये जरूर याद रखनी है। एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर होगा वो मुश्किल ही पूछा जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद अपना नींबू का रस भी लिख के दिया है इसने, नींबू का रस, नींबू का रस का लिख के दिया 2.2, ठीक है ना। इसने फिक्स लिख के दिए 2.2 से कम ना ज्यादा, इसलिए मैं लिख रहा हूं, है ना, 2.2। और देखो गायर का रस भी लिख के दिया है ना। और कॉफी, कॉफी गायर का रस, ये सभी अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ शुद्ध जल, क्या लिख दे रहा हूँ, शुद्ध जल। कॉफी का लगभग 5 के समथिंग होता है, और गायर का रस का लगभग 4 होता है, ठीक है। हाँ, अब क्या लिख रहा था मैं, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ये होता है उदासीन, ठीक है। ये क्या होता है अपना उदासीन। इसके बाद इसने लिख के दिया है, हाँ, MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इसने लिख के दिया 10, लगभग 10, कितना लिखे, लगभग 10, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहते हैं, NaOH को लिखा है डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या लिखा है, NaOH। मैं रक्त भी लिख दे रहा हूं, रक्त का लगभग होता है अपना, रक्त मतलब ब्लड, 7.4, 7.4। देखो, खाने से पहले लार, खाने के बाद की लार, खाने से पहले 7.4 होता है, खाने से पहले लार, खाने के बाद में लार होता है, उसका पीएच मान 7.8 के लगभग होता है, ठीक है। टूथपेस्ट होता है वो लगभग 8.5 के लगभग होता है, 8.5 टूथपेस्ट, ठीक है ना। सांद्र NaOH और लिखा है इसने, सांद्र NaOH, NaOH इसका होता है लगभग 14, 13 से 14 कर दे रहा हूँ, 13 से 14, ठीक है। तो ये तो अपने एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो तो मैंने लिख दिया है, बाकी मैंने आपको बोल के बता दिया है, ठीक है ना। इसको आपको इतना याद करना है, ठीक। इसके बाद अपनी हेडिंग है, हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लो तुरंत, हटा दे रहे हैं। देखो, इसके बाद अपने क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसमें बहुत सारी हेडिंग है, बहुत सारी हेडिंग है, आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ प्राकृतिक स्रोत दिए और उनके उनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है वो दिया है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ आपके, है ना। तो इसमें प्राकृतिक स्रोत इधर लिख दे रहा हूँ, प्राकृतिक स्रोत, और इसमें अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है वो है। अपने एनसीईआरटी में 5-6 लिखे, ज्यादा नहीं, तो उनको याद करना है अपना। पहला नंबर सिरका, पहला कौन सा है, सिरका। तो सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। और जो नींबू संतरा है, संतरा नींबू, इसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, संतरा है, नींबू है ना, इनमें सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरा। इमली है, देखो तीसरे नंबर इमली लिखा है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इमली, इमली के बाद है अपना खट्टा दूध, यानी दूध भी कह सकते हैं, खट्टे की कोई जरूरत नहीं है, दूध तो अम्लीय होता है, लगभग 6 के लगभग होता है। और क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल होता है, इसका क्या होता है, लैक्टिक अम्ल,
ठीक है, खट्टा दूध या दूध, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। और रह गया अपना टमाटर, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। और देखो अपना चींटी का डंक है और नेटल, ततैया कहते हैं। चींटी का डंक या नेटल, नेटल का डंक है ना, इनमें चींटी का डंक हो या फिर नेटल का डंक हो, उसमें मेथेनॉइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनॉइक अम्ल। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक अपना पहला पार्ट इसका खत्म होता है। इसके बाद एक और पार्ट है, यानी ये चैप्टर दो भागों में विभाजित है, ठीक है ना। तो ये पहला भाग पढ़ लिया हमने। दूसरे भाग में लवण परिवार है। क्या है इसमें? लवण परिवार। यानी सेकंड अगले लेक्चर में मैं आपको लवण परिवार सिखाऊंगा। NaOH कास्टिक सोडा कैसे बनता है ना, और क्या व्यंजक चूर्ण CaOCl2 कैसे बनता है ना। ये सभी चीजें हम सीखेंगे, कास्टिक सोडा और क्या कहते हैं व्यंजक चूर्ण, और क्या कहते हैं अपना धावन सोडा, और क्या कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सभी अगले वाले लेक्चर में हम सीखें। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहो, ये स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, है ना। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो।